ओके स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ तक पढ़े हुए थे। आज हम लोग सारे स्टूडेंट आ गए हैं क्या? जस्ट देखिए, हर एक टॉपिक को अगेन फिर से रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। तो वर्क पावर एनर्जी का भी डिसकंटिन्यूटी ब्रेक हो गया था, तो एक बार क्लास शुरू हो जाएगा ना, जैसे ऑर्गेनिक मैप शुरू हो गया तो मुझे भी आइडिया हो गया। तो उसे वर्क पावर एनर्जी भी हम लोग देख रहे थे कि यहाँ तक मैं कहाँ तक पढ़ाया था। और तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स एंड देयर वर्क। दिस न्यू स्टूडेंट हैं क्या? हाँ, तो न्यू स्टूडेंट, मैं एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया हूँ। इलेक्ट्रोस्टेट का फर्स्ट क्लास था, एक क्लास 11th का टॉपिक है, और ये वर्क पावर एनर्जी का बिल्कुल मैं बीच में हूँ। बट आप यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन ये जब वर्क पावर एनर्जी खत्म करूंगा तो उसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक रहेगा, सेंटर ऑफ मास। तो योर विश, आप मैकेनिक्स में अगर यहाँ से भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये मेरे ओल्ड बैच को वर्क पावर एनर्जी पढ़ा रहा था, तब 2-3 क्लास हो गया था, उसके बाद एग्जाम आ गया था तो रुक गया था। बट वर्क पावर एनर्जी में जो टॉपिक लिया हूँ वो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। बट आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे इंटरेस्ट हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग आइडियल स्प्रिंग का बात कर रहे हैं, और सपोज कीजिए कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, और स्प्रिंग का कुछ कॉन्सेप्ट मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी दिया था। और ये मेरा है नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि सपोज कीजिए कि हम लोग, ये मेरा पॉइंट ए है, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ए लिया हूं, और ए से मैं बी पे आया हूं। मतलब बाय अप्लाइंग एक एक्सटर्नल फोर्स एफ, इस स्प्रिंग को मैं पुल किया, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये जानना चाहिए कि व्हाट द मीनिंग ऑफ सर आइडियल स्प्रिंग। तो आइडियल स्प्रिंग का मतलब, और आज पढ़ाने से पहले मैं पीडीएफ बनाकर आपको भेज दिया हूं, और उसी चीज को मैं यहाँ पे एलाबोरेट कर रहा हूं। तो आप वीडियो देखकर, मेरा पीडीएफ देखकर साथ में नोट्स बना लीजिएगा। और एक से दो क्लास में फिर हम लोग मैकेनिक्स में भी कम बैक कर लेंगे। तो देखिए, आइडियल स्प्रिंग का क्वालिटी ये होता है, सबसे पहला चीज तो है कि आइडियल स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डेल्टा एक्स। और इसका मतलब है कि स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड के इंटू डेल्टा एक्स। तो कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि सर एचसी बराबर तो दिया हुआ है के इंटू एक्स, तो वो भी करेक्ट है, लेकिन उनका हर एक लाइन को बहुत कॉम्पैक्ट उनका थ्योरी है। तो उनके हर एक लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो वहां पे उन्होंने एक्स के बारे में लिख दिया है, और एक्स के बारे में वहां पे लिखा हुआ है कि एक्स इज द इलोंगेशन और कंप्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू नेचुरल लेंथ। तो उसी चीज को मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूं
कि एक्चुअल में डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है मेरा इलोंगेशन और कंप्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू नेचुरल लेंथ। ठीक है, पहला क्वालिटी आइडियल स्प्रिंग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर, अगर आइडियल स्प्रिंग नहीं रहेगा, रियल स्प्रिंग या नॉन आइडियल स्प्रिंग रहेगा तो क्या होगा? तो देखिए, नॉन आइडियल या रियल स्प्रिंग जो रहता है उसमें ऐसा भी रहता है कि एफ स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल टू के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर समथिंग लाइक दिस, और कुछ चलते रहता है। तो इन सब चीजों में आपको फंसने का रिक्वायरमेंट नहीं है। जब एक अच्छा इंजीनियर बन जाइएगा बाद में तो उस देखते रहिएगा, बट अभी के लिए आपको उतना केयर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है कि आइडियल स्प्रिंग का एक और क्वालिटी होता है कि आइडियल स्प्रिंग में हर यहां देखिएगा सब लोग, हर कॉन्जिक्यूटिव टर्न के बीच का ये जो गैप है, वो गैप हर कॉन्जिक्यूटिव टर्न के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव टर्न के बीच का गैप सेम रहता है। कहने का सेंस ये हुआ कि मान लेते हैं कि यहाँ पे इस दो टर्न के बीच का गैप अगर 10 मिलीमीटर है, 10 mm है, तो यहाँ भी 10 mm ही रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है एट एनी मोमेंट, चाहे वो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ के फॉर्म में हो, आगे चलकर इसका एसएचएम में यूज होगा, चाहे वो नेचुरल लेंथ के फॉर्म में हो या इलोंगेशन के स्टेट में हो या कंप्रेशन के स्टेट में हो, हर केस में टू कॉन्जिक्यूटिव टर्न के बीच का गैप सेम रहेगा। सपोज कीजिए कि स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ के फॉर्म में है, तो इसके यहाँ पे इस 10 mm है, यहाँ भी 10 mm रहेगा, इसके बीच का गैप भी कितना रहेगा? 10 mm रहेगा। स्टूडेंट मेरे बात को सुन रहे हैं? ओके 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 ओके। अच्छा, नंबर ऑफ क्लासेज बढ़ा दिए हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोग को? क्योंकि ऑलरेडी बहुत ड्यू टू लॉकडाउन, और लॉकडाउन अभी बढ़ते ही रहेगा, इसलिए अब हम लोग को अपने आप को समझा लेना है और उस चीज को बीट करना है बाय डूइंग हार्ड वर्क। जैसे मैं भी आप लोग के लिए सुबह से शाम तक, सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक लगा हुआ हूँ कंटिन्यू, हर कुछ ना कुछ ऑनलाइन में बहुत प्रेशर आता है। देखिए 5 मिनट लेट होता है तो हाइपर हो जाता हूँ कि अब क्या होगा, क्योंकि आप लोग तो वहां पे बैठे हुए हैं, बट हम लोग को, मुझे पता है कि मैं यहाँ पे किस स्टेट में चला जाता हूँ। तो देखिए, नेक्स्ट है कि अगर हम लोग कंप्रे इलोंगेट भी करेंगे तो नेक्स्ट कुछ स्टूडेंट बोलेंगे अच्छा सर इलोंगेशन होगा, तो इलोंगेशन होगा तो हो सकता है कि एक नेचुरल लेंथ में 10 mm है, तो इलोंगेशन हुआ तो यहाँ पे 12 mm हो गया। तो अगर यहाँ पे इन स्टेट ऑफ इलोंगेशन अगर यहाँ पे 12 mm रहेगा तो यहाँ भी 12 mm रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा? 12 mm। पहला बात। नेक्स्ट है कि सपोज कीजिए कि हम लोग ए से बी पे गए हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, और फिर हम लोग वापस आ रहे हैं, पहले ए से बी पे गए, अब बी से सी पे आए, ए से बी बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स एंड कमिंग फ्रॉम बी टू सी। तब अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूंगा कि अच्छा आप लोग बताइए कि ए से बी तक जाना इज द केस ऑफ इलोंगेशन या कंप्रेशन, क्या है? गोइंग फ्रॉम ए टू बी, इलोंगेशन, और जब बी से सी पे आ रहे हैं तो when coming from B to C, then it is called what? कंप्रेशन। कंप्रेशन कौन कौन लोग बोल रहे हैं? कंप्रेशन, इलोंगेशन। ये आदित्य हैं। अरमान, when coming from B to C, क्या बोलेंगे बी से सी पे आने को? ओके,
और कोई एनीवन कस्तूरी साहा ज्वाइन किए हैं? When coming from B to C, then it is called what? Elongation or compression? और लंबा, ओके। चिन्मय मजुमदार, चिन्मय, एनीवे तो देखिए, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले आज आपको जानना चाहिए कि हम लोग एक्चुअली सही तरीके से हम लोग इस बात को जानते ही नहीं है कि भाई इलोंगेशन कब बोलेंगे और कंप्रेशन कब बोलेंगे। तो एक्चुअल में कमिंग फ्रॉम बी टू सी is not the case, neither the case of elongation nor the case of compression. B से C तक आना ना ही वो elongation का केस है ना ही compression का केस है। बोलिए कैसे? तो एक्चुअल में elongation का डिफिनेशन होता है कि हम लोग स्प्रिंग को अगर पुल कर रहे हैं नेचुरल लेंथ से और इसके लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, तो एट द इन केस ऑफ elongation लेंथ ऑलवेज इंक्रीज करते रहना चाहिए। लेंथ क्या होना चाहिए? इंक्रीज करते रहना चाहिए और नेचुरल लेंथ से ज्यादा रहना चाहिए। नेचुरल लेंथ से ज्यादा भी रहना चाहिए और इंक्रीज भी करते रहना चाहिए। करेक्ट? तो जब हम लोग ए से बी तक आ रहे थे तो ऑब्वियसली नेचुरल लेंथ से ज्यादा था, नेचुरल लेंथ से ज्यादा भी था और इलोंगेट भी हो रहा था, मतलब लेंथ इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जब बी से सी तक जा रहे हैं तो नो डाउट इसका लेंथ सी पे जब है तो सी बी से व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम बी टू सी तो नेचुरल लेंथ से तो ज्यादा है, बट क्या लेंथ इंक्रीज हो रहा है? लेंथ इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ऐसा सिचुएशन जिसमें सिर्फ इसका मतलब है कि इलोंगेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि नेचुरल लेंथ से ज्यादा होना चाहिए। इलोंगेशन का मतलब स्प्रिंग के केस में ये होता है कि नेचुरल लेंथ से ज्यादा भी होना चाहिए और लेंथ इंक्रीज भी करते रहना चाहिए। देन दिस इज द केस ऑफ इलोंगेशन ऑफ अ स्प्रिंग। ओके, करेक्ट? बट even if when we are at C, then length of a spring are more than natural length, but coming from B to C is not the case of elongation. तो नेक्स्ट कोई क्वेश्चन बोले, कोई स्टूडेंट बोलेगा सर तो इसको कंप्रेशन बोलते हैं। कंप्रेशन भी नहीं बोल सकते हैं। कंप्रेशन तब बोलते हैं जब नेचुरल लेंथ से लेंथ कम रहेगा और डिक्रीज करते रहेगा। तो बी से सी पे आ रहे हैं तो क्या सी पे हैं तो क्या नेचुरल लेंथ से कम है? नहीं ना है। हाँ ना बोलिएगा, उसमें मैं डिस्टर्ब नहीं होता हूं। तो वेन जब हम लोग सी पे हैं तो नेचुरल लेंथ से जब सी पे हैं तो नेचुरल लेंथ से लेंथ कम नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि इलोंगेशन का डिफिनेशन ये होगा कि व्हेन वी पुल द आइडियल स्प्रिंग देन विथ रेस्पेक्ट टू नेचुरल लेंथ, लेंथ इज इंक्रीजिंग और उसका लेंथ इंक्रीज भी करना चाहिए और नेचुरल लेंथ से लेंथ इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। इसको आप अपने तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है? उसमें ऐड कर लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। यहाँ पे लिखवाने का रिक्वायरमेंट है या सिर्फ बोल देने से वीडियो से आप लिख लेंगे? तो इलोंगेशन का केस हम लोग तब बोले, इलोंगेशन का मतलब होता है कि व्हेन लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग आर मोर देन नेचुरल लेंथ एज वेल एज लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग इज इंक्रीजिंग, देन दिस इज द केस ऑफ इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। लेकिन इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे बहुत सारा चीज केस हम लोग ले लेते हैं। अब सपोज कीजिए कि ए है डी और ए है ई। अब यहाँ पे स्टूडेंट सपोज कीजिए कि हम लोग ऐसे हैं। अगर आपसे कोई बोलेगा कि व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम ए टू डी, तो ए से डी तक आने का केस को क्या बोलिएगा? जब ए से डी तक आ रहे हैं तो लेंथ कंटिन्यूअसली नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? कम हो रहा है ऑलवेज। इससे नीचे इधर आएंगे तो ऑब्वियसली नेचुरल लेंथ से लेंथ कम रहेगा, बट नेचुरल लेंथ से लेंथ का कम होना
नेचुरल लेंथ से लेंथ का कम होना इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया ऑफ कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। क्राइटेरिया कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग का क्राइटेरिया रहना चाहिए कि नेचुरल लेंथ से कम भी रहना चाहिए और डिक्रीज भी करते रहना चाहिए। कम भी रहना चाहिए और क्या होना चाहिए, डिक्रीज भी करते रहना चाहिए। तो जब हम लोग ए से डी पे जा रहे हैं, कहां से कहां, ए से डी पे जा रहे हैं, तो नेचुरल लेंथ कम भी हो रहा है और लेंथ कंटिन्यूअसली डिक्रीज भी कर रहा है। बट व्हेन कमिंग फ्रॉम डी टू ई, जब डी से ई पे आएंगे तो वापस जब आना चाह रहे हैं, देन व्हाट, जब डी से ई तक आएंगे, यहां से डी से ई तक आइएगा, तो नो डाउट इसका लेंथ डी से ई के बीच में भी जो लेंथ कहीं पे भी रहेगा तो नेचुरल लेंथ से लेंथ कम ही रहेगा। लेकिन इसको कंप्रेशन नहीं बोलना है। बोले क्यों, डी से ई पे आ रहे हैं तो लेंथ तो नेचुरल लेंथ से कम है, बट लेंथ डिक्रीज नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज होना शुरू हो गया है। जब यहां से यहां तक इसको स्प्रिंग को पुश कर दिए, कंप्रेस कर दिए, वापस जब आ रहे हैं तो क्या स्प्रिंग का लेंथ कम हो रहा है या ज्यादा होना शुरू हो गया है, ज्यादा होना शुरू हो गया है। इसलिए सबसे पहला चीज तो मैं आपको एकदम बिल्कुल क्लियर कट, और इस बात के लिए मैं 99% श्योर था कि सबसे पहले स्टूडेंट को ये बिल्कुल नहीं पता होता है कि हम लोग कंप्रेशन और इलोंगेशन जानते हैं। उनको लगता है बस हाँ कंप्रेशन और इलोंगेशन हो गया, बट इसके कारण आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम हो जाता आगे चलकर। या जानते थे, चलिए तो ए से बी तक जाना क्या हो गया, इलोंगेशन। और बी से सी तक का आना नीदर इलोंगेशन नॉर कंप्रेशन। और उसके बाद ए से डी तक जाना, आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, देखिए तो, वीडियो रुक तो नहीं रहा है। 8 से डी तक आना कंप्रेशन, बट डी से ई तक आना नीदर कंप्रेशन नॉर इलोंगेशन। तो सबसे पहले चीज तो हम लोग ये सीखे कि व्हाट द मीनिंग ऑफ इलोंगेशन एंड कंप्रेशन। ओके, तो सपोज कीजिए कि हम लोग को अब यहाँ पे निकालना है
वर्क डन बाय a spring in case of elongation. पहले इसका रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, कल जो पढ़ाया था उसका भी आज रात तक यूट्यूब पे डाल दूंगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट का। तो देखिए, देन व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम बी टू सी, तो ऑलवेज, इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बी से, हाँ हाँ, अच्छा मीटिंग में इन नहीं कर पा रहा है सौरभ। हेलो सौरभ। तो होस्ट तो सौरभ ही हैं, उसमें उनको बोलिए ना कि फिर से वो लॉग आउट थी, वो हट मतलब फिर से ज्वाइन करें लिव करके। हेलो, उनको बोलिए कि फिर से ज्वाइन कर लेंगे, और 2-3 मिनट लेट भी होता है तो घबराने की बात नहीं है। ऑलरेडी पैरेलली रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसलिए सब कुछ मिल जाएगा आप लोग को। तो चलिए, इसका मतलब है कि बी से ए की तरफ हम अगर व्हेन वी आर कमिंग फ्रॉम बी टू ए, तो जहां वैसा कोई भी केस जिसमें मैं बोल रहा हूं, मैं इसका मतलब मैं बार बार समझाने का कोशिश कर रहा हूं आज, कि वैसा सिचुएशन जिसमें ना ही इलोंगेशन का केस हो ना ही कंप्रेशन केस हो, तो ऑलवेज विदाउट एक्सेप्शन वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। उसके पीछे वजह है कि वैसा सिचुएशन जिसमें नीदर द केस ऑफ इलोंगेशन नॉट द केस ऑफ कंप्रेशन, तो डैम्स योर स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पैरेलल हो जाएगा, और जब पैरेलल हो जाएगा तो एंगल जीरो रहेगा। तो यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या मिलेगा? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव रहेगा। किस सिचुएशन के लिए? बी से सी के लिए, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए आज मैं उसको बस आज मैं कुछ भी नहीं, जस्ट मुझे आज वर्क ऑफ एनर्जी को स्टार्ट कर देना था, बहुत दिन से डिसकंटिन्यू थे, इसलिए इस चीज बस आज मैं यही समझाने वाला हूं। आज आप लोग केमिकल काइनेटिक्स में सब कुछ समझ पाए थे? मुझे बहुत टेंशन हो गया आप लोग को, आप लोग के लिए क्या कर सकते हैं। इतना बढ़िया से ऑफलाइन क्लास में लेता था।
अब आप लोग ये बताइए, ए से डी तक जब आप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ए से डी तक जाएंगे तो हम लोग ए से डी तक जाने के लिए कंप्रेस करना पड़ेगा ना। तो एक्सटर्नल फोर्स तो ये रहेगा, कहां से कहां तक मैं डील कर रहा हूं, ए से डी के लिए। तो ए से डी तक के लिए अब आप लोग को ये पता है, अब बार बार एक ही बात को मैं रिपीट अब नहीं करूंगा, हालांकि बहुत बार रिपीट कर दिया कि इलोंगेशन और कंप्रेशन का एक्चुअल कब कैसे पहचानना है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको ऑलरेडी अब पता है। तो ए से डी तक जाएंगे तो ऑब्वियसली ए से डी तक तो खुद से नहीं जाना पड़ेगा ना, मुझे इस रिंग को प्रेस करना पड़ेगा। रिंग को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स तो टुवर्ड्स लेफ्ट रहेगा, लेकिन स्प्रिंग क्या चाहेगा, क्या स्प्रिंग चाहेगा कि वो कंप्रेस हो? स्प्रिंग ऑलवेज जो आप करेंगे उसके अपोजिट में, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स राइट। ओके, तो अब बताइए ए से डी के बीच में स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन और डीआर का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन या जस्ट अपोजिट? जस्ट अपोजिट। तो ऑलवेज एंगल कितना बनते रहेगा, 180 डिग्री। और ए से डी तक जाना प्योर क्या है, कंप्रेशन है। ठीक है, इसका मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि आज के बाद इलोंगेशन हो या कंप्रेशन हो, प्योर इलोंगेशन एंड प्योर कंप्रेशन में वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑलवेज निगेटिव आएगा, करेक्ट? ओके, लेकिन अगर अच्छा श्यामना प्रेजेंट है, आपको समझ में आ रही है? और जब आप डी से ई पे आ रहे हैं तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम डी टू ई, तो डी से ई तक का केस में देखिए स्प्रिंग के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो दोबारा मैं पूरा में फिजिक्स में वर्क स्प्रिंग का वर्क डन नहीं पढ़ाऊंगा। इसका मतलब है या अभी का टाइम टफ टाइम है, तो लॉकडाउन खत्म होगा तक बोलिएगा तो फिर से पढ़ा देंगे, लेकिन टाइम भी तो नहीं है। ओके, तो डी से ई, दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ व्हाट, नीदर इलोंगेशन नॉर कंप्रेशन। तो डी से ई के सिचुएशन में ठीक है, नो डाउट ये ए के तरफ जा रहा है, बट ई पे है तो अभी भी तो नेचुरल लेंथ से लेंथ कम है, तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन अभी भी कहां किधर किस डायरेक्शन में रहेगा, टुवर्ड्स राइट। और डी आर का डायरेक्शन भी किधर रहेगा, टुवर्ड्स राइट रहेगा। तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो ये जो डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू मतलब डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू यहां से यहां तक के लिए है, क्या रहेगा, पॉजिटिव रहे। तो आज के बाद कहने का सेंस मेरा ये हुआ कि जब स्प्रिंग एक्सट्रीम पोजीशन से कहीं से भी स्प्रिंग जब अपने एक्सट्रीम पोजीशन चाहे वो डी हो या बी हो, अगर नेचुरल लेंथ की तरफ जाना शुरू कर देगा, नेचुरल लेंथ जहां पे इसका होता है वहां उसकी तरफ जाएगा, तो डैम्स योर वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि मेरा कंक्लूजन सिर्फ ये रहा
इलोंगेशन, कंप्रेशन, नीदर इलोंगेशन, यही 3 कैटेगरी बना ना। इलोंगेशन नॉर कंप्रेशन, ठीक है। तो ये 3 केस में इसमें वर्क डन बाय स्प्रिंग का साइन क्या रहेगा? निगेटिव। इसमें भी क्या रहेगा? निगेटिव। और इसमें वर्क डन का साइन क्या रहेगा? तो एक बच्चा है जो पीछे से बोल रहा है निगेटिव पॉजिटिव। तुम अरे कोई बात नहीं, उसको पढ़ाएंगे आफ्टर 10 इयर्स 15 इयर्स, अगर गुवाहाटी में रह गया तो। और रहेंगे, अब मेरा करियर ही आसाम में है, इसे बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे। तो ये समझ में आ गया आपको? तो आज हम लोग साइन देखे कि स्प्रिंग का साइन पॉजिटिव होता है कहाँ पे, निगेटिव कहाँ पे होता है, और व्हाट द मीनिंग ऑफ इलोंगेशन, व्हाट द मीनिंग ऑफ कंप्रेशन, और व्हाट द मीनिंग ऑफ नीदर इलोंगेशन नॉर कंप्रेशन। अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं। आप लोग क्लास तो कर पाएंगे ना अभी? देखिए स्टूडेंट, तो ए से बी पे अब हम लोग इलोंगेशन का वर्गन निकालते हैं। तो सपोज कीजिए कि ए से बी तक जाना है, तो बीच का मैंने कोई एक पॉइंट लिया x इक्वल टू एक्स,
और इस पॉइंट से हम लोग यहां से हम मूव कर रहे हैं और मेरा डिस्प्लेसमेंट है डी आर। और डी आर का मतलब सुन पा रहे हैं आप लोग? हेलो। हाँ, तो डी आर का मतलब तो आप जानते हैं डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। बट डी वाई यहाँ पे क्या रहेगा? अगर आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हैं तो चेंज इन वाई तो जीरो ना। वैसे ही चेंज इन जेड क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा क्या? डी एक्स आई। तो डी डब्ल्यू के लिए मैंने लिखा है एफ स्प्रिंग डॉट डी आर। और एफ स्प्रिंग के लिए तो किसी भी वेक्टर के लिए आज ही तो पढ़ा रहे थे आप लोग को, किसी भी वेक्टर के लिए क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो स्प्रिंग फोर्स का जब हम लोग यहाँ इस पॉइंट पे हैं तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो मैंने ए लिखा मैग्नीट्यूड, ठीक है, और उसके साथ एक डायरेक्शन दे दिया। और यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या होगा? तो डेल्टा एक्स होता है चेंज ऑफ लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग विथ रिस्पेक्ट टू नेचुरल लेंथ। जहां पे स्प्रिंग फोर्स का जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वहां पे जो मैं डेल्टा एक्स लिखूंगा ना, तो उस डेल्टा एक्स को ऑलवेज मेजर कीजिएगा नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जब हम लोग इस पॉइंट पे हैं तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट x है और यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट मैं जानबूझ के जीरो लिया हूं, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x माइनस जीरो का मॉडुलस। मतलब क्या? करेक्ट। यस, दैट्स वाई डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? ये मॉडुलस ऑफ x आई डॉट डी एक्स आई। और आई डॉट आई क्या हो जाएगा? बोलिए। आई डॉट आई वन हो जाएगा। तो बचा क्या? ये मॉडुलस ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए, ध्यान से अगर देखिएगा, क्लियर कीजिए, जिसको मैंने सर्किल किया वो क्वांटिटी एक्चुअली पॉजिटिव है। जिसको मैंने सर्किल किया, एक के तो पॉजिटिव क्वांटिटी, मॉडुलस ऑफ एक्स भी पॉजिटिव क्वांटिटी, और डी एक्स क्या है? चेंज इन एक्स। तो आपको कितना बार मैं बोल चुका हूं कि जब हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते रहते हैं, जब हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो एक्स का वैल्यू इंक्रीज करते रहता है। तो ऑब्वियसली डीएक्स क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और आगे में लगा हुआ है निगेटिव, तो डी डब्ल्यू क्या हो गया? निगेटिव हो गया। और निगेटिव होना भी चाहिए था। अब हम लोग मॉडुलस हटा रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मॉडुलस क्यों हटा रहे हैं? तो एक्चुअली मॉडुलस रखते हुए मुझे इंटीग्रेशन करने नहीं आता है और ना ही आपको आएगा। जब भी इंटीग्रेशन करना रहता है तो मॉडुलस को हटाना हम लोग को मजबूरी है, ठीक है। दैट्स भाई। अब मॉडुलस के अंदर जो एक्स है वो देखिए तो पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो हम लोग एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे है और एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये तो पॉजिटिव है ना। दैट्स वाई यहाँ पे मॉडुलस हटा सकते हैं। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। बाद में इतना करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, शॉर्टकट सिखा देंगे। के एक्स डी एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर? जीरो से एल। तो क्या हो जाएगा? माइनस के को बाहर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट टेकन फ्रॉम वेयर टू वेयर? जीरो से एल। इट बिकम्स व्हाट? यस। करेक्ट।
तो यार इसका, लेकिन अब यहाँ पे आपको केयरफुल होना पड़ेगा। ये जो मैं फार्मूला, अब बहुत लोग को फार्मूला अप्लाई नहीं करने आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। ये जो मैं फार्मूला आपको दिया, तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये फार्मूला तभी काम करेगा जब आप नेचुरल लेंथ से लेकर नेचुरल लेंथ से चलना शुरू किए हैं। कहां से चलना शुरू किए हैं? नेचुरल लेंथ से। क्योंकि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को फार्मूला, तो जैसे एक होता है ना, कहीं से फार्मूला का नोटबुक खरीद लिए और सोचते हैं कि बस उससे अच्छा हो जाएगा। तो एक्चुअल रीजन ये है कि दिस फार्मूला, ये फार्मूला वर्क कब करेगा? जब हम लोग कहां से कहां काम कर रहे हैं? नेचुरल लेंथ से बी तक गए हैं। कहां से कहां? नेचुरल लेंथ से बी तक। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ बोलेंगे, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो ऑलवेज, मतलब हर जगह पे बुक में तो ऐसे ही दिया हुआ है, तो फिर आप इतना इस बात पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं? तो मेरा आंसर ये है कि आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जैसा मैं अभी दे रहा हूं। ठीक है, सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए कि मैंने एक ऐसे प्रॉब्लम दे दिया, माइंड मत कीजिएगा, इसीलिए मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि देखिए, पता नहीं कैसे एक दिन में लोग फिजिक्स सिखा देते हैं, मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मुझे 2 क्लास स्प्रिंग ही सिखाने में लग जाता है। अब सपोज कीजिए कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वर्क डन बाय अ स्प्रिंग व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, बी से जी। कहां से कहां? बी से जी। तब कैसे निकालिएगा? तो इसमें मुझे मिस्टेक, हाँ बोलिए, तो कोई बोल रहे थे। कहां से कहां तक जाएंगे? ठीक है, वेरी गुड। लेकिन आप ये बोल रहे हैं ना, बट कुछ स्टूडेंट एक कमाल करेंगे। यहाँ देखिए, मैं बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि अच्छा, उनको तो फार्मूला याद रहेगा माइनस हाफ के एल स्क्वायर। क्या याद रहेगा? माइनस हाफ के एल स्क्वायर। तो वो तो बोल सिंपली सोचे, ओके बी से जी गए हैं, तो एल वन से एल टू, तो सोचे एक डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो एल टू माइनस एल वन करके बैठ जाएंगे और उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। हाँ, नो डाउट, बी से जी इज ऑल्सो द केस ऑफ इलोंगेशन। बी से जी ऑल्सो द केस ऑफ व्हाट? बी से जी जाना इलोंगेशन का डिफरेंस को सर्टिफाई कर रहा है ना? कर रहा है, क्योंकि नेचुरल लेंथ से ज्यादा भी है और लेंथ इंक्रीज भी कर रहा है। तो वो तो सोचेंगे, ओके राकेश सर तो पढ़ाए थे इलोंगेशन का वर्क डन होता है माइनस हाफ के एल स्क्वायर, तो यहाँ पे देख लेंगे कि बी से जी जाने में इलोंगेशन कितना हुआ है, तो उनको तो नजर आएगा। मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं कि मैं क्या कंफ्यूजन में था, या आप लोग भी क्या मिस्टेक करके आ सकते थे? वो तो उनको तो लगता है कि बी से जी तो इलोंगेशन तो एल टू माइनस एल वन ही हुआ, करेक्ट? तो वो सिर्फ यहाँ से एल टू माइनस एल वन निकालेंगे और ऐसे लिख देंगे माइनस हाफ के एल टू माइनस एल वन का होल स्क्वायर, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले ही बोला हूं कि ये फार्मूला का एक अपना लिमिटेशन है। ये फार्मूला जो मैं आपको दिया हूं ना, वो एक्चुअली नेचुरल लेंथ से, देखे नहीं थे, लिमिट जीरो से लिए थे। कहां से लिए थे? लिमिट लिए थे जीरो से। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए था आपको? लिमिट लेना चाहिए था L1 से L2। क्या लेना चाहिए था? समझ रहे हैं मेरे पॉइंट को, या मैं ही समझ रहा हूं?
ओके, इसे जब L1 से L2 लेते तो आपको क्या मिलता? माइनस हाफ के L2 स्क्वायर माइनस हाफ के L1 स्क्वायर। दैट्स वाई एक्चुअल में करना क्या है कि अब हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्टली A से G तक का वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, वर्क डन फ्रॉम B से G के लिए इसमें से आप में से कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे? ओके, आयुश्री, तो वेरी गुड। तो यहां से क्या करेंगे, ए से जी तक का वर्क डन निकाल लेंगे और फिर ए से बी तक का, क्योंकि ये फार्मूला का लिमिटेशन है कि जो ये फार्मूला अप्लाई कीजिएगा तो ए से ही शुरू करना है। तो ए से जी का वर्क निकालेंगे, उसमें से ए से बी का वर्क माइनस कर देंगे, तो किसका वर्क बच जाएगा? बी से जी का बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए आप यही याद रखिए, बट इस फार्मूला को याद रखिए। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि राकेश सर एक फार्मूला दिए थे जब नेचुरल लेंथ से हम लोग इलोंगेट करते थे। दैट्स वाई क्या हो जाएगा, माइनस हाफ के L2 स्क्वायर माइनस माइनस हाफ के L1 स्क्वायर। तो नाउ इट बिकम्स व्हाट? लेकिन अभी भी तो ये निगेटिव है। देखिए, तो अभी भी ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्या है? अभी भी निगेटिव है, और निगेटिव होना भी चाहिए था, क्योंकि आज ही मैं कंक्लूड कर दिया हूं इलोंगेशन रहेगा तो स्प्रिंग ऑलवेज निगेटिव ही वर्क करेगा। ओके, तो अब समझ गए कि ये फार्मूला का लिमिटेशन क्या था। इस फार्मूला को लगाने से पहले थोड़ा सा केयरफुल हो जाइएगा और इस बात को आप लोग काइंडली नोट कर लीजिएगा। तो मुझे एक चीज लगता है, अगर आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं या सुन रहे हैं, तो कि जो मैं आपको पीडीएफ भेजता हूं ना, तो उस पीडीएफ को एक बार लैपटॉप पे पढ़ लीजिए। करेक्ट, सुन रहे हैं? और जब नोट्स बनाते हैं तो नोट्स मेरा वीडियो लेक्चर पढ़ाने के बाद बनाइए। तो मेरा पीडीएफ और वीडियो लेक्चर दोनों मिला के जब बनाइएगा तो फिर एक ही काम दो बार आपको नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आई डोंट नो कि आप क्या सोच रहे हैं। हाँ, तो समझने से क्या होता है कि चीजों को कोरिलेट कर दे। अदरवाइज तो ये तो यही हो रहा है ना कि आप ब्लाइंडली बस कॉपी कर रहे हैं। तो मतलब यू एग्रीड? तो ठीक है, ठीक, ओके, चलिए। देखिए, मुझे टाइम नहीं पता चलता रहता, इसलिए आप लोग बीच में बोलते रहिएगा। अगर टाइम लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है तो आज क्लास 7:30 शुरू करना पड़ा। मैं थोड़ा सा कोरिलेट नहीं कर पा रहा था कि मैं वर्क ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ तक पढ़ाया हूँ, पता समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। तो मैं अरमान आलम से मंगवाया कि कहाँ से कैसे कैसे पढ़ाए हैं, तब मैं सीक्वेंस बना पाया। तो आज का क्लास यहाँ पे ही एंड कीजिए, और यहाँ से ही अभी इसमें मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है। ठीक है, यहाँ से ही मैं कल कंटिन्यू करता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक। आज रहने दीजिए, बहुत टायर्ड हो गया। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, गुड नाइट सबको। गुड नाइट, गुड नाइट। सौरभ, मीटिंग एंड कीजिए। चलिए, अच्छा ये बताइए कि स्टूडेंट, जब हम लोग नेचुरल लेंथ
ये जो मेरा पॉइंट ए है जिसको मैं कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 बोल रहा हूं, तो जो हम लोग ए से बी के तरफ जा रहे हैं, करेक्ट, तो ए मेरा एक रिंग है, मासलेस रिंग। तो ऑब्वियसली ए पे हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं, तो एक तो हो गया मेरा एफ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एफ, बट इस रिंग पे स्प्रिंग किधर, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? तो यहां पे एक्चुअल में ए मेरा है एक्सटर्नल फोर्स, और ए क्या है? स्प्रिंग फोर्स। तो मैं आपसे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन का बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पे आपका जो स्प्रिंग फोर्स जो है, एक कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है? तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड तो होता है ए ना। स्प्रिंग कांस्टेंट एंड मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स क्या है? पॉइंट टू बी नोटेड, सारे स्टूडेंट सुनिएगा, जब स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो मैग्नीट्यूड के टाइम पे आपको नेचुरल लेंथ से ही उसका, उस पॉइंट का जहां तक इलोंगेट हुआ एक कंप्रेसर, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड के लिए ऑलवेज डेल्टा एक्स रहेगा इलोंगेशन या कंप्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू नेचुरल लेंथ। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग ए से बी के तरफ जा रहे हैं, फ्रॉम वेयर टू वेयर, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ए वैल्यू क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है ना। और जब ए वैल्यू वेरी करेगा, इसका मतलब मेरा यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है। तो जब कोई भी अगर स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स है, तो क्या वर्क डन का यहाँ पे फॉर्मूला काम करेगा डायरेक्ट? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ए फार्मूला कब वैलिड था? ए फार्मूला था वैलिड जब व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, बट यहाँ पे मेरा फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल फोर्स है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मतलब यहाँ पे हम लोग ए फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो वेरिएबल फोर्स के लिए क्या हम लोग डायरेक्ट डब्ल्यू निकालते हैं या स्टार्टिंग फ्रॉम डी डब्ल्यू? डब्ल्यू या डी डब्ल्यू? डी डब्ल्यू, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हम लोग वर्क डन निकालने का तरीका सीखेंगे। जस्ट मुझे ये बताइए कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, देन इस रिंग का डिस्प्लेसमेंट किधर है और स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर है? डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट एंड फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब ए से बी तक जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन ऑल द टाइम, dr का मतलब क्या? इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, ए से बी तक जाने के ड्यूरेशन में ऑल द टाइम स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, करेक्ट। इसका मतलब है कि डैम श्योर जब ए से बी तक जब आप जा रहे हैं, तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव। कुछ कुछ स्टूडेंट तो 2 साल के बीच में एक बार भी नहीं बोले हैं, तो वो भी अब बोल सकते हैं। मैं देख भी नहीं पा रहा हूं, तो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ए से बी तक जब मूव कर रहे हैं, तो और ये बताइए कि ए से बी तक का जो जाना है, दिस इज द केस ऑफ व्हाट? दिस इज द केस ऑफ व्हाट? एलोंगेशन। तो पहला चीज तो ये आपको समझा दिया कि भाई इलोंगेशन जहां पे, तो इलोंगेशन का डेफिनेशन भी तो समझा दिया कि इलोंगेशन, ये मैं बात जो बोल रहा हूं किसके लिए? दिस इज ओनली फॉर इलोंगेशन।
तो ये मैंने आपको, जब ए से बी तक जब आप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली नेचुरल लेंथ से लेंथ इंक्रीज भी हो रहा है, सॉरी लेंथ इंक्रीज भी हो रहा है और लेंथ नेचुरल लेंथ से ज्यादा भी है। तो दिस इज द प्योर केस ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन में वर्क डन स्प्रिंग के कारण ऑलवेज निगेटिव होता है। अच्छा, सपोज कीजिए कि आज के क्लास के पहले अगर आपसे कोई पूछता कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव या निगेटिव, ऑनेस्टली बोलिएगा, तो आप लोग क्या बोलते हैं? देखिए, तो एक्चुअल में जब हम लोग ए से बी तक जा रहे हैं तो ए से बी तक में ऑलवेज ये एंगल कितना बनते रहेगा? ऑलवेज 180 बनते रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि, और ए से बी तक का मेरा बाद में कंक्लूड कर देंगे, पहले समझ लेते हैं, ठीक है? इसका मतलब ए से बी तक में वर्क स्प्रिंग निगेटिव। अब नेक्स्ट केस, सपोज कीजिए कि आप बी से सी पे आ रहे हैं, ठीक है? आपका रिंग अब बी पे है, यहां देखिएगा रिंग कहां पे है? बी पे। आप बी पे ऑलरेडी आ चुके हैं। और वी आर मूविंग फ्रॉम बी टू सी। तो बोलिए, जब व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम बी, अरे है एक्सटर्नल फोर्स, मतलब इससे हम लोग पुल कर रहे थे, बट मुझे एक्सटर्नल फोर्स में अभी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अभी प्योर इंटरेस्ट है स्प्रिंग फोर्स में। तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम बी टू सी, तो बी से सी तक आना, तो बी से सी तक आना क्या किसका केस है? तो कमिंग फ्रॉम बी टू सी इज नीदर द केस ऑफ इलोंगेशन नॉर द केस ऑफ कम, वेरी गुड, नीदर द केस ऑफ इलोंगेशन नॉर द केस ऑफ कंप्रेशन। नेक्स्ट, तो अब बताइए, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम बी टू सी, स्प्रिंग, इस रिंग का डिस्प्लेसमेंट किधर? टुवर्ड्स लेफ्ट। और स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर? वेरी गुड, जब तक स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से ज्यादा लेंथ में रहेगा, जब तक, देखिए स्प्रिंग का एक नेचर है, इट इज जस्ट लाइक लीचेटरी प्रिंसिपल, जो भी काम कीजिएगा उसका अपोजिट करेगा और ऑलवेज वो अपना नेचुरल लेंथ गेन करना चाहेगा। तो जैसे ही नेचुरल लेंथ से डिविएट करेंगे स्प्रिंग को, तो वो नेचुरल लेंथ के डायरेक्ट लेंथ जहां तक जिस पॉइंट पे नेचुरल लेंथ होता है उस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो जब सी पे भी आए हैं, तो सी पे हैं, तभी तो ये नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में इसका लेंथ ज्यादा है। दैट्स वाई जब बी से सी तक मूव कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन सेम हो गया ना? तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो एंगल जब 0 डिग्री हो गया, हेलो हेलो,